नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा 2020 और 21 का ईयर है। दरअसल क्या हुआ है कि सीबीएसई ने पहले, हालांकि इससे पहले उन्होंने सिलेबस निकाला था, लेकिन अगेन उन्होंने सिलेबस को रिवाइज किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते उन्होंने सिलेबस की रिडक्शन कर दी है। तो क्या रिडक्शन हुई है इसके बारे में हम समझेंगे। और ये इस वीडियो को इन भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा इस बार वो 80 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से जो 20 मार्क्स का होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिकल, यानी टोटल हो गया 80 + 20 हो गया यानी 100। यानी 80 मार्क्स का आपको जाके एग्जाम देना है और 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल से नंबर दिया जाएगा। टाइमिंग जो होगी वो 3 आवर्स की ही होगी, रिडक्शन नहीं किया गया इसमें। और अगर देखें तो फर्स्ट बुक जो हमारी है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि हिंदी में है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक से अगर हम देखें तो 6 चैप्टर्स आएंगे। पहले क्या था, 8 चैप्टर था, लेकिन अब सीबीएसई ने रिडक्शन करके 6 चैप्टर कर दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो 6 चैप्टर है इनके अंदर का जो कंटेंट है वो सारा का सारा, जो टॉपिक है वो सारा का सारा आएगा नहीं। इस टॉपिक के अंदर सेकंड टॉपिक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं इन सभी चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक को भी रिडक्शन किया गया, उन टॉपिक्स को भी हटाया गया है। तो आगे तक देखते रहो वीडियो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा आप लोग कॉपी और पेन जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन ले लोगे तो आप लोग ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लोगे, जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पॉज करके आप जाके कॉपी पेन ले आइए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कर ही रहे हो तो एक ही बार में फाइनल कर लो ना, क्यों बार बार देखना इस वीडियो को। अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसे हम नैम के नाम से भी जानते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हिंदी में है शीत युद्ध का दौर, ये आएगा। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी आएगा। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये भी आएगा। बुक के अंदर भी टिक कर सकते हो। साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन दक्षिण एशिया आएगा। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है इसके बारे में पूछा जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में आएगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है इनका वेटेज दे रखा है कि हर जो चैप्टर है उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 6 मार्क का इस चैप्टर से आएगा, 8 8 8 और 6 6 ऐसा इन्होंने दे रखा है। तो टोटल होगा हमारा 40 मार्क्स का। दूसरी बुक देखें तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है, इस बुक से अगर हम देखें तो इस बुक से भी 6 चैप्टर आएंगे। पहले भी इस बुक में 8 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब 6 चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन चैप्टर्स के नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दूसरा है प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति, ये आएगा। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स इंडिया, यानी पार्टी और जो भारत के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर चैप्टर में बताया गया। और ये है डेमोक्रेटिक रीअसर्जेंस, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ये इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, यानी प्रवृत्ति विकास भारतीय राजनीति के अंदर, ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम मूव करते हैं, पहले इनके मार्क्स भी अगर हम देख लें तो ये 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स के, 4 8 8 करके ये कुछ है। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सेकंड बुक से आ रहे हैं। ज्यादा टॉपिक 8 8 मार्क्स के यहाँ पे दे रखा, हालांकि दोनों की वेटेज सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितनी चीजों को हटाया गया, यानी कितना कितना चीजें हमें समझना है। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा कोल्ड वॉर एरा। तो आपको ढूंढना है कि कोल्ड वॉर एरा कौन सा चैप्टर है फर्स्ट बुक के अंदर। तो हालांकि ये सीक्वेंस ही है सब, तो उतना दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर कोल्ड वॉर एरा की मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स या बायोपोलैरिटी, यानी जो हमारा
ये जो टॉपिक है, जो यूनिट है, ये इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, आपके बुक के अंदर होगा। और दूसरा हमें टॉपिक स्टडी करना है, वो है नैम, नॉन अलाइगेड मोमेंट, यानी ये जो दो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो नैम है वो हमारा गुटनिरपेक्ष के बारे में बताता है। इमर्जेंस ऑफ टू पावर्स बाइपोलैरिटी, यहाँ पर हम वारसा और नाटो के बारे में समझेंगे। अगर द अगले चैप्टर पे मूव करें तो फर्स्ट बुक के अंदर अगला चैप्टर होता है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के अंदर यानी दो ध्रुवता के अंत के अंदर जो चैप्टर आएगा, जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी जो सोवियत संघ है उसका विघटन कैसे हुआ, कैसे वो टूटा, वो पूछेगा। और यूनियन पोलर वर्ल्ड के पूछेगा, यानी अमेरिका के बारे में यहाँ पे पूछेगा, अमेरिका के डोमिनेंस के बारे में पूछा जाएगा। मिडल ईस्ट क्राइसिस जो अफगानिस्तान, जो मिडल ईस्ट क्राइसिस जो अफगानिस्तान है वो आएगा आपके एग्जाम में। गल्फ वॉर आएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डिमोक्रेटाइजेशन ये पूछेगा आपका। CIS एंड 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आएंगे, यानी आपको इन्हीं टॉपिक्स को लेकर स्टडी करना है। कोई फालतू का आप ये स्टडी ना कर लो, इस वजह से इन सारे टॉपिक्स को आप नोट करते हुए चलिए। थर्ड चैप्टर हम सभी को पता है कि CBSE ने सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। जो कुछ पार्ट्स हैं वो उन्होंने अपने सेकंड जो चैप्टर है वो उसके अंदर ऐड किया, जैसे कि गल्फ वॉर जो कि थर्ड बुक का था, थर्ड चैप्टर का था, लेकिन अब उन्होंने गल्फ वॉर इसके अंदर ऐड कर दिया। चलो कोई नहीं, अब तो ये डिलीट ही हो गया। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, या यूं कह लीजिए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो चैप्टर है, इसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पढ़ना है। आसियान के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो, सार्क के बारे में स्टडी कर लो, ब्रिक्स के बारे में स्टडी कर लो। जो रशिया है नेशंस है, चाइना है, इसराइल है, इंडिया है, जो नेशंस है रशिया, इंडिया, चाइना, इसराइल, इन सारे के बारे में आप रिलेशनशिप इनके स्टडी कर लो। इनकी पॉलिटिकल किस तरीके की वैल्यू है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है, जो कि आपके बुक में दिया गया होगा। अगर हम मूव करें अगला चैप्टर की तरफ, वो है साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इसको पहले कंटेम्परेरी साउथ एशिया एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के नाम से जाना जाता है। नाम अब इन्होंने चेंज कर दिया है, टॉपिक्स तो वही है, सिमिलर ही लगभग। इसके अंदर आपको पढ़ना है, यही जो बता रहा हूँ वही सारी चीजें पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ना। कन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ पीस एंड डीमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया, ये आपको पढ़ना है कि किस तरीके से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, उनके बीच में आपसी, यानी जो साउथ एशिया के देश हैं उनके बीच में रिलेशन उनका कैसा है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारे इन जो चैप्टर्स के, इस चैप्टर के अंदर आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करना है कि इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड हो आप सारी चीजें अच्छे पढ़ लीजिए और ये नोट करते हुए ही भी चलो। अगला आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पुराना नाम नया नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको पढ़ना है यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना है, WHO के बारे में पढ़ना है, ILO के बारे में पढ़ना है, ये सारी डिटेल्ड एनालिसिस होगा। सिक्योरिटी काउंसिल एंड नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन पढ़ना है कि हमें जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी जो सुरक्षा परिषद है उसकी क्यों नीड है और उसकी हम क्यों एक्सपेंशन करें, यानी उसको हमें बढ़ाने की क्यों जरूरत है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। अगला आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसका पहले भी पुराना नाम वही था, नया नाम भी अभी भी है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड हो पूरे विश्व भर में बिना किसी रुकावट के, ऐसा आप कह सकते, यानी फ्री ट्रेड आप इसे कह सकते हो कि सेवाओं वस्तुओं यानी जितने भी गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर कह लीजिए बुक्स होगी, नॉलेज होता है, इन्हीं सब का शेयर ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण इसे ही कहा जाता है। इन सब का ट्रेड, इन सब का व्यापार ही ग्लोबलाइजेशन कहलाया कहते हैं। ये एक नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने चलो यही बता दिया, कम से कम कुछ तो यूजफुल हो आपके लिए। मैनिफेस्टेशंस एंड डिबेट्स, यानी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या क्या चीजें डिबेट्स हो रही हैं, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ये सारी आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है। ये टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे आपके बुक के अंदर। अगर हम बात करें अपने दूसरे बुक के अंदर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है, इस बुक से देखें तो हमारा जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग था, इस
चैप्टर से हमारा आएगा कि नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, यानी किस तरीके से जो भारत है वो बिल्ड हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, यानी इसके बारे में दिया पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में स्टडी करेंगे और उनके ये भी स्टडी करेंगे कि जो पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद किस तरीके की प्रॉब्लम फेस की, या फिर ये भी स्टडी करेंगे सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है उन्होंने क्या रोल प्ले किया देश को एक रखने में, देश को जोड़ने में। रिफ्यूजी के बारे में पढ़ेंगे कि जब पार्टीशन हुआ तो कौन लोग रिफ्यूजी बने और क्या क्या प्रॉब्लम से रिफ्यूजी की। रीसेटलमेंट कश्मीर के इशू के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि जो कि अब सॉल्व हो चुका है लेकिन तो भी इसके अंदर बताया जाएगा। नेहरूज अप्रोच कि नेहरू क्या सोचते थे नेशन बिल्डिंग को लेकर। फिर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट। दरअसल क्या हुआ कि नेहरू क्या सोचते थे देश को लेकर, वो किस तरीके का देश बनाना चाहते थे, वो किस तरीके के लिए नेशन के वांट करते थे। दूसरी चीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग देश के अंदर लोग डिमांड करने लगे कि हमें लैंग्वेज के बेस पर एक अलग स्टेट बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, इसकी डिमांड में होने लगी। और नेहरू किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे वो हम स्टडी करेंगे। तो अगर अगला मूव करें तो एरा ऑफ वन पार्टी जो डोमिनेंस है उसे मर्ज कर दिया गया है यूनिट 5 से, यानी जो चैप्टर हमारा 5 बनता है उसे मर्ज कर दिया गया है। तो अगर हम देखें चैप्टर 5 हमारा कौन सा बनता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा रहा फिफ्थ, यानी चैलेंजेस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इससे मर्ज किया गया। इसके अंदर टॉपिक, यहाँ के टॉपिक उठा के इसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। अगला आता है प्लान डेवलपमेंट। जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जो काउंसिल है इसके बारे में स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है सारी चीजें। जो नीति आयोग है इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना। अगला आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आप स्टडी करना कि इंडिया की जो विदेश नीति है वो किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया के जो रिलेशंस है वो किस तरीके से अलग नेशंस के साथ, लाइक यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, इसराइल। और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम समझेंगे कि अर्ली एज में हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरीके से था, भारत में किस तरीके से न्यूक्लियर को अडॉप्ट किया। ये सारी चीजें हम समझेंगे, किस तरीके से न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हम समझेंगे और ये सारी चीजें आपको बुक के अंदर मिलेगी अच्छे से। अगर बात करें अगले यूनिट के तरफ तो हमारी यूनिट है, पहले इसको चैलेंजेस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाता था, जो कि अब नाम चेंज कर दिया गया है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इसके अंदर आता है कांग्रेस सिस्टम के बारे में जानेंगे, बाई पार्टी सिस्टम के बारे में जानेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और कोलिशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो सारी सिस्टम्स है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ये सारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करना। अगला आता है क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जिसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और जिसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण के बारे में और उनके रेवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने रेवोल्यूशन लाया, बदलाव लाया इंडिया के अंदर। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म के, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, यानी राम मनोहर जो लोहिया है वो समाजवाद के लेकर क्या सोचते थे, उनका मानना क्या था, उनके विचारों को हम समझेंगे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है एंड इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, यानी जो पंडित जो हमारे दीनदयाल है वो अभिन्न मानवतावाद को, यानी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, ये सब हम स्टडी करेंगे। नेशनल इमरजेंसी बारे में पढ़ेंगे कि देश के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी हुई तो क्या हुआ, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चीजें बुरी हुई, किस तरीके से इंडिया की पॉलिटिक्स ने प्रॉब्लम फेस किया, क्या क्या लोगों को दिक्कतें हुई, ये सब स्टडी करेंगे। और आएगा पार्टीशंस ऑफ अडल्ट्स बैकवर्ड्स एंड यूथ, तो ये भी जानेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से जो अडल्ट है, जो यूथ है यहाँ की, वो किस तरीके से इन सारी चीजों को लेती है, किस तरीके से इन सारी चीजों को देखती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगला मूव करें हम तो अगला यूनिट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये इसका पुराना नाम है, अब नया नाम हो गया इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। यहाँ पे हम करेंगे एरा ऑफ कोalition नेशनल फ्रंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूनाइटेड फ्रंट के बारे में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड डेमोक्रेटिक अलायंस
एनडीए के बारे में स्टडी करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और अभी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, तो वेट करो अभी थोड़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ये टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप के टॉपिक पहले ये सारे देख सकते हो कि कितना सारा टॉपिक ये था, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके ये सारे टॉपिक कर दिया गया, यानी सिलेबस आपका बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो आप लोगों को मिल गया हिंट कि ये सारी चीजें आएंगी, तो इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरे चैनल को भी देखते रहो, क्योंकि वहां पे मैंने वीडियोस बना रखी है और आप लोग देख के अच्छे से समझ में आप लोगों को आ सकती है। अब आता है मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोग ना अपनी तैयारी करके रखे रहो। और अब क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो उन्होंने बहुत ही कम कर दिया, जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा रिडक्शन कम कर दिया, और जो भी इन्होंने टॉपिक दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई चीजों को रिड्यूस कम कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन जितने भी टॉपिक्स दिए हैं इन्होंने ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने दिए। किसी चीज का आप रिडक्शन नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यही है अभी के लिए। और आप लोग मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी वीडियोस मैं आपको लिए इस चैप्टर से लेकर 12th क्लास के लिए बनाता रहता हूँ। तो आप लोग दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।